हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज हम हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है ठेस। ठेस एक पूरक पठन है और प्रस्तुत कहानी के कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने इस कहानी में क्या बताया है इसके बारे में जान लेते हैं। ठेस कहानी विधा में लिखा गया पाठ है जिसमें लेखक ने समाज में गरीब कारीगरों के हो रहे शोषण का मुद्दा उठाया है। यानी हमारे आसपास कुछ ऐसे गरीब हैं जो पैसे से तो बहुत गरीब हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी खूबी है, एक बहुत ही टैलेंट भरा है, लेकिन सिर्फ गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ अमीर लोग उनका शोषण करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्होंने यह दर्शाया है कि जब हमारे समाज में आज भी कारीगरों से जी तोड़ मेहनत की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब बात मजदूरी की आती है, पैसे की आती है, उनकी सैलरी की आती है, तो सभी आनाकानी करने लगते हैं। समाज में ऐसे मजदूरों व कारीगरों को न्याय दिलाने व उनकी भावनाओं का सम्मान करने का संदेश हमें इस पाठ में प्राप्त होता है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। सिरचन जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब खेती बाड़ी की बात आती है तो जो किसान है वो सिरचन को याद नहीं करते, यानी कि उसे बेकार समझते हैं। और बेकार नहीं बल्कि बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है? जो किसी काम के लायक ना हो, बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम, उसे बेगार कहते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यानी कि यहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि सिरचन को अगर फ्री में काम कराना है तो मैं बुला सकता हूँ, लेकिन जब बात पैसे देकर काम कराने की हो तो मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिरचन कैसा था, वह बहुत लेट काम पर पहुँचता था और जो पगडंडी है, जो रास्ता है, उस पर आराम आराम से पाँव रखता हुआ आता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, उसे बुलाकर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मुफ्तखोर का मतलब होता है फ्री में खाने वाला, कामचोर यानी जो काम से अपना जी चुराता हो, और चटोर यानी कि बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही भुक्कड़ इंसान। एक टाइम ऐसा था जब उसके घर के पास मड़ैया अर्थात जो झोपड़ी थी उसके पास लोगों की सवारियां खड़ी रहती थी काम करवाने के लिए। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, खुशामद भी करते थे। खुशामद अर्थात उसे खुश भी करते थे, चापलूसी भी करते थे उसकी। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिक यानी कि बाँस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? भोग अर्थात खाना। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया। बेपानी का मतलब होता है उसका सच सामने ला दिया और वह खिसिया गया। सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसी है। तरकारी मतलब सब्जी, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर रहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। नैनू मतलब कि मक्खन, मक्खन को मथना, मथना अर्थात मक्खन निकालना। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? देखिए गांव में क्या होता है, जब दूध को मथा जाता है और मथने के पहले रात भर से दूध को गर्म किया जाता है एक एक टोप में। तो जब ऐसा मथने के बाद जब सब कुछ निकाल लिया जाता है तो उसके साइड साइड में कुछ खुरचन बचा रहता है, अर्थात जो उसका मलाई है दूध का वो साइड साइड में जम जाता है, तो उसी को खरोच खरोच कर निकाला जाता है और उसमें शक्कर आदि मिक्स करके खाया जाता है। तो वह सिरचन को बहुत पसंद था। वही की बात हो रही है यहाँ पे।
और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, अर्थात संदेश भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। शीतल पाटी यानी कि चटाई, और मोती मतलब होता है एक प्रकार की घास। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है, यानी कि उसके मुंह में पानी आ चुका था उस घी को देख के, तो उसको संभाल कर बोलता है और हंसता है। घी की सोधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टियाँ नहीं मिलती। सिरचंद जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक कह रहे हैं, एक एक मोती अर्थात एक प्रकार का घास होता है, और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। पटेर मतलब क्या होता है? पटेर यानी कि जलाशयों में उत्पन्न होने वाले सरकंडे की जाति का पौधा, जिसके पत्ते चटाई एवं टोकरी आदि बनाने में काम आते हैं। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरफ फुफकार उड़ता, यानी कोई उसे बीच में डिस्टर्ब कर देता तो वह एक गेहूं सांप की एक जाति है, उसकी प्रकार फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं, यानी कि वह सीधा भले ही बोल देता है किसी को उल्टा फुल्टा, लेकिन वह काम चोर बिल्कुल भी नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता, यानी कि बात में कोई झूठ हो यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसको? सिरचन को। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। चटोर यानी कि जो बहुत खाता पीता हो, खाने का बहुत शौकीन हो। तली बघारी हुई तरकारी, यानी कि बहुत सारे तेल में अच्छे से बनाई हुई सब्जी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, यानी कि तुरंत फटाफट पहुंच जाएगा खाने के लिए। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, यानी कि जैसा खाने पीने को देंगे उसे आप, वैसा ही वो काम करता था। और कुछ कमी हुई खाने पीने में तो काम में भी कमी होती थी। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, यानी कि वह क्या कहता था जब काम उसका अधूरा हो जाता था कि आज मुझे अधकपाली का मतलब होता है कि जब हमारा जो सर है वो जब आधा दुखता हो, आधे सिर में होने वाले दर्द को अधकपाली कहा जाता है। और टनटनाना यानी कि दर्द होना। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, जो एक प्रकार की घास होती थी उसका, और पटरे की रंगीन शीतल पाटी अर्थात चटाई, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक यानी कि बाँस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, सतरंगे डोर की मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी। मूंज क्या होता है? एक प्रकार का घास होता है, गांव में देखा होगा आपने। हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी प्रकार के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। देखिए, आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो जो गांव की घास फूस होती हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, गांव वाले उसी को इकट्ठा करके बहुत ही अद्भुत चीज़ें बना लेते हैं, जो अक्सर आज शोकेस के लिए हम खरीदते हैं, घर पे सजाने के लिए खरीदते हैं हम। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है, यानी कि बहुत ही काबिलियत वाला है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। तुम्हारी इतनी बड़ी बात? बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कहती है। बबुनी यानी बेटियों को प्यार से बबुनी भी बुलाते हैं। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये सिरचन ने कहा ये सब बातें कि जो बड़े लोग होते हैं सिर्फ उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि वह घर में काम करने के लिए आता है। किसके यहाँ पे? महाजन टोले के भज्जू महाजन के यहाँ पर। टोला यानी क्या होता है कि गांव में ना ऐसा ग्रुप होता है कि एक साइड में सिर्फ ठाकुर लोग रहेंगे, एक साइड में सिर्फ चौधरी लोग रहेंगे, एक साइड में सिर्फ महाजन लोग रहेंगे। ऐसे ग्रुप बना होता है और लोग उसी ग्रुप वाइज रहते हैं, उसी को कहा जाता है टोला।
तो महाजन टोले के जो भज्जू महाजन थे उनके यहाँ काम करने गया था सिरचन। तो उस महाजन ने सिर्फ सिरचन को सत्तू, सत्तू का मतलब होता है आटा में थोड़ा मीठा मिला के दे देना, सूखा सूखा, उसे सत्तू कहा जाता है। तो सिर्फ वही खिलाकर उससे काम करवा रहे थे, इसलिए वो ऐसा कह रहा था कि आप बड़े तो हैं लेकिन खाने के लिए मुझे सिर्फ यही दिया आपने। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन अपने ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी। यहाँ पर लेखक की छोटी बहन का नाम है मानू। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो, यानी कि उसने पहले ही मानू के हस्बैंड ने पहले ही चिट्ठी लिख के बता दी थी कि भले मिठाई आए ना आए, लेकिन जो वो शीतल पार्टी है अर्थात जो चटाई है, किसकी बनी हुई, चिक और पटेर की बनी हुई। चिक यानी कि बांस की तीली, और जो पटेर है वो जलाशयों में उत्पन्न होने वाला एक पौधा है। तो उसकी जो बनी हुई चटाइयाँ हैं उसके बिना मानू ससुराल ना आए। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। अर्थात लेखक की माँ ने कहा कि सिरचन तुम काम बहुत अच्छे से करना, इसके बदले में मैं तुम्हें नई धोती दूंगी पहनने के लिए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों की चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा, अर्थात चटाई बिनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई यानी लगभग आधा हो चुका था। उतना बीनता देखकर लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मंझली यानी कि 3 भाइयों में से जो बीच की भाभी हैं वो, उनसे रहा नहीं गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती है बहुरिया। बहुरिया अर्थात बहू। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है यानी पुलिस है। मंझली भाभी का मुंह लटक गया, मतलब कि उनको गुस्सा आ गया कि इसने मेरी बात का जवाब दे दिया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, यानी कि लेखक की चाची ने कहा धीरे धीरे, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू यानी मूंग का लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना, यानी कि जब शादी होगी तो मिठाई खाने मिलेगा और उसी बहाने सिरचन को भी मिठाइयाँ मिलेंगी खाने को। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, मतलब कि उसने सारे बांस के जो लकड़ियाँ थी, पतली पतली तीलियाँ थी, उनको रंग के उसने चटाई बना दी थी। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला, चिवड़ा यानी कि जो चूरा होता है जिससे हम पोहा बनाते हैं वो, और गुड़ यानी कि भेली। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर गई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? कलेवा का मतलब होता है नाश्ता। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया यानी कि जो बूंदी हम खाते हैं, बूंदी के लड्डू जिससे बनते हैं उन्हें बूंदिया कहते हैं। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा हुआ अछूता, यानी सिरचन ने सिर्फ चूरा खाया बल्कि भेली को टच भी नहीं किया। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी के भौहें तन गए, यानी बहुत गुस्सा हो गई वो। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी, क्योंकि उन्हें यह सहा नहीं गया कि एक नौकर मुझे ऐसी बातें सुना कर जाए। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? यानी चाची अपनी बहू की तरफदारी करते हुए कहती हैं कि सिरचन का मन इतना क्यों बढ़ा दिया है कि आज वो कुछ भी बोलता है। उसके
जो मायका है वहाँ की बात क्यों करता है वो। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू हैं। माँ तमक कर अर्थात गुस्से में आकर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। बदकुट्टी यानी कि बिना उद्देश्य की बातें करना, बिना मतलब की बातें करना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देकर देती हुई इधर उधर देखने लगी। सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो, यानी किसी भी बात पर ध्यान ना दो, सिर्फ अपना काम करो आप। ऐसा मानू लेखक की छोटी बहन सिरचन से कहती है। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई, यानी कि चुप हो गई। सिरचन ने चाची की ओर अपनी नज़र अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपने डिबिया का गम कौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, यानी कि बहुत उसे देखकर गुस्सा होती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर उन्हें नहीं मिलता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगी। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। यानी कि जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि सिरचन को कोई कम खाना देकर चलेगा, लेकिन उसके काम भी कोई बुराई करे से बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब तो हो ही गया ये सब बात, तो अब क्या होगा इसके बाद देखिए। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक कर आया, यानी कि पान को चबाने के बाद जो था पूरा थूक कर आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन में बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक की ओर देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अर्थात उन्हें पता था कि सिरचन का गुस्सा आ गया है और वो चला गया है, अब इसे कोई नहीं बनाने वाला उस शीतल पाठी को। तो उसने अपनी बेटी को दिलासा दिया, जाने दो, मैं तुम्हारे लिए मेले से खरीद लाऊंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाठी पर लेट कर कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी यानी बाबूजी। अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बिटिया को ले गई अपने साथ। यानी कि जो सिरचन की वाइफ थी वो बहुत पहले मर चुकी थी और उसके जो बेटे बेटियाँ थे वो भी वो भी ऑफ हो चुके थे। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है, अपने बच्चों के बारे में बता रहा है कि वो धोती कौन पहनेगा। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, यानी मेरी ऐसी स्थिति होती। यह शीतल पाठी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाठी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, यानी मेरी रिस्पेक्ट होती थी, मेरी इज्जत होती थी। अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। यानी कि सिरचन के दिल को बहुत चोट लगी है, ठेस अर्थात चोट। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, अर्थात लेखक जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा।
यानी गुस्से के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यानी रुक रुक कर कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाठी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए, अर्थात चुप्पी साध कर एकदम शांत होकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। और यह कहानी समाप्त हुई कि किस तरह से किसी कारीगर के कला का अपमान करने से उसे ठेस तो पहुंचती है, लेकिन सिरचंद ने अपने काम की इम्पोर्टेंस समझी, अपना कर्तव्य समझा और इतना कुछ सुनने के बाद भी उसने उसे कंप्लीट किया और चुपचाप आकर मानू को दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।